तो वेलकम टू एग्जाम डेस्क। और आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। तो हमने दिल्ली सल्तनत की 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं। मतलब दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश थे, जिसमें से हम 2 वंश ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे तीसरा वंश। उसका क्या नाम है? उसका नाम है तुगलक डायनेस्टी या फिर तुगलक वंश। तो हम स्टार्ट करें तुगलक वंश। चलो देखो, हम स्टार्ट कर रहे हैं तुगलक वंश या फिर तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड कहां से कहां तक था? इसका टाइम पीरियड था 1320 से 1414 तक। देखो, बहुत सारी बुक में क्या दिया है, 1398 ईस्वी तक दिया है, लेकिन हम पढ़ेंगे 1414 तक, क्योंकि ये उसका क्या है, एक्चुअल या फिर रियल डेट है इसकी। देखो, हमने स्लेव डायनेस्टी कहां से कहां तक पढ़ी थी? हमने स्लेव डायनेस्टी पढ़ी थी 1206 से तो 1290 तक। इसके बाद हमने पढ़ी थी खिलजी डायनेस्टी, वो पढ़ी थी हमने 1290 से तो 1320 तक। और हम आज आगे बढ़ेंगे 1320 से तो 1414 तक, 1414 एडी तक। ठीक है, देखो, ये जो तुगलक डायनेस्टी थी ना, ये इसका जो टाइम पीरियड था पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा टाइम पीरियड इसी का था, तुगलक डायनेस्टी का था। और तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर था गयासुद्दीन तुगलक। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसका फाउंडर या फिर हम संस्थापक लिख सकते हैं। इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। बेसिकली गयासुद्दीन तुगलक का एक और नाम था, या फिर हम इसकी उपाधि कह सकते हैं, उसकी उपाधि थी गाजी मलिक। गाजी मलिक। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि गाजी मलिक की उपाधि किसने धारण करी थी या किसने ली थी? जो गाजी मलिक की उपाधि जो धारण करी थी वो करी थी गयासुद्दीन तुगलक ने। और गयासुद्दीन तुगलक ने एक नगर बसाया था जिसका नाम था तुगलकाबाद। इसने तुगलकाबाद नगर बसाया था। और यह नगर कहां पर है? यह नगर है दिल्ली के समीप। और बेसिकली इसे 56 कोट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे 56 कोट का दुर्ग भी कहा जाता है। यह जो तुगलकाबाद है ना, और ये जो या फिर इसे जो 56 कोट कहा जाता है, इसकी जो शैली है ना, यह रोमन शैली में निर्मित है। इसकी जो शैली है वो क्या है? रोमन शैली। देखो, भारत में क्या है, भारत में 3 शैलियां चलती है। एक चलती है द्रविड़, एक नागर और एक रोमन शैली। मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए, ये रहा अपना क्या पूरा भारत, यहां से दिख रहा है ना, ये रहा भारत। देखो, भारत का ये जो साउथ वाला एरिया है ना, भारत के साउथ वाले एरिया में जितने भी मंदिर है उनकी जो शैली होंगी वो होंगी द्रविड़ शैली। कौन सी? द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली, ठीक है। और जो उत्तर भारत के जितने भी दुर्ग होंगे या फिर मंदिर होंगे, उनकी जो शैली है, उनकी शैली आती है नागर शैली। नागर शैली। हम जब मिडाइवल हिस्ट्री के बाद हम भारत के मंदिर पढ़ेंगे, दुर्ग पढ़ेंगे, हम उसमें जानेंगे कि नागर शैली और द्रविड़ शैली किस टाइप से होती है और किस टाइप से मंदिर बनते हैं। और हमने अभी क्या पढ़ा था? एक रोमन शैली। रोमन शैली क्या होती है? रोमन शैली होती है जो ये नागर और जो द्रविड़ है, इन्हीं का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? रोमन शैली कहलाता है। ठीक है। बेसिकली जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसने अपने एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे। जैसे मैं आपको बता दूं, 1 मिनट में आपको रफ कर दूं इसको। जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसने एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे। जैसे गयासुद्दीन ने क्या किया था, भारत में पहली बार नहरों का निर्माण जो करवाया था ना, वो किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। सिर्फ नहरों का निर्माण
इसी ने करवाया था, लेकिन जो नहरों का जाल जो बिछाएगा वो इसी के बाद का शासक होगा, इसी डायनेस्टी का होगा, उसका क्या नाम रहेगा, उसका नाम रहेगा फिरोज शाह तुगलक। लेकिन पहली बार जो नहर जो बनवाया था वो बनवाए थे इसने गयासुद्दीन तुगलक ने। मैं एक हेडिंग डाल के लिख देता हूं पॉइंट से। यह नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक था। ये अक्सर पूछा जाता है कि नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था। यह शासक है कौन, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और इसने एक सिंचाई कर भी लागू किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने ही एक सिंचाई कर लागू किया था। सिंचाई कर, देखो बेसिकली हमने जब इसके पहले जो पढ़े थे दिल्ली डायनेस्टी, उसमें क्या था कि जो टैक्सेस जो लगते थे बहुत ज्यादा लगते थे उस टाइम में, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने वो सारे टैक्स को कम करके ये सिंचाई कर का 1/10 भाग वसूल किया करता था, ठीक है। और हाँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी जरूर करें, ठीक है। आपने एक नारा सुना होगा, दिल्ली अभी दूर है। हाँ, स्लोगन, आपने एक नारा सुना होगा या फिर स्लोगन बोलते हैं कि दिल्ली अभी दूर है। आपको मालूम है ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस? नहीं, महात्मा गांधी। ये नारा दिया था एक सूफी संत थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। देखो हम बात कर रहे हैं, देखो खिलजी वंश में एक शासक था खुसरो खां। हम बात कर रहे हैं, हम थोड़ा सा रिवर्स जाते हैं। खिलजी वंश में एक शासक था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था खुसरो खां। तो ये जो सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, ये जो शासक था ना इस शासक ने निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख दिनार, खुसरो खां ने निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख दिनार भेंट में दी थी। इसी बात पे गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया की क्या हो गई थी? अनबन हो गई थी। क्या हो गई थी? अनबन हो गई थी। इसी अनबन के बाद निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन को क्या बोला था? दिल्ली अभी दूर है। ये पूछता है कि दिल्ली अभी दूर है, सबसे पहले किसने बोला था? ये बोला था निजामुद्दीन औलिया ने कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। तो आप बकायदा इसे लिखते भी रहा करिए, जिससे क्या होगा कि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। अब हम बात करेंगे इसकी मृत्यु की, कि इसकी मृत्यु किस टाइप से हुई थी। देखो इसका एक पुत्र था जिसका क्या नाम था? जूना खां। हम अब इसके बारे में बात करेंगे, इसकी मृत्यु की। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी? अपने को सिर्फ गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं अपने को वही जानना है। देखो गयासुद्दीन तुगलक जब अपने बंगाल अभियान से लौट रहा था तो उस टाइम में क्या हुआ था कि इसका जो पुत्र था जूना खां, उसने एक लकड़ी का महल है उसका निर्माण करवाया था। किसने? जूना खां ने। नहीं, लाक्षागृह नहीं, एक सिर्फ एक लकड़ी का महल बनवाया था इसने। लाक्षागृह तो वो तो लाख का महल था जो अलग हो गया, तो वो महाभारत की कहानी हो, ठीक है। देखो तो इसका जो पुत्र था उसका क्या नाम था? जूना खां। जूना खां ने एक महल बनवाया था, वो भी लकड़ी का महल बनवाया था। गयासुद्दीन तुगलक जब अपने बंगाल अभियान से लौट रहा था तो इसी महल में दबकर क्या हो गई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी?
गयासुद्दीन तुगलक की। और इसके बाद जो शासक आएगा वो कौन रहेगा? जूना खां। और इसी का क्या नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक, जो बहुत ही फेमस शासक है। और हाँ, बेसिकली जो गयासुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है? इसका टाइम पीरियड अपने को आ जाएगा 1320 से तो 1325 एडी तक। ठीक है, तो हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने सारी जान ली। अब हम इसके बाद बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की। आप बकायदा लिखते भी रहा करिए। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप फिर से वीडियो को पॉज करके या फिर रिवाइज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसे पागल भी कहा जाता था, रक्त पिपासु भी कहा जा सकता है, और इसे क्यों कहा जाता था ये हम जानेंगे। हम अब बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका कार्यकाल देखो, इसका जो टाइम पीरियड है ना, इसका टाइम पीरियड आ जाएगा 1325 से तो 1351 एडी तक। इसका जो है टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा। ये कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक पूरा दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित और सबसे विद्वान शासक था, क्योंकि इतिहासकारों का कहना है कि इसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान भी था, और इसने बहुत सारे वेद और जो बहुत सारे विषयों पर इसने पीएचडी कर रखी थी। तो हम अब जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। आप पॉइंट टू पॉइंट लिखना करिए। इसका रियल नेम क्या था? ये पूछा जाता है कि जूना खां, मतलब जूना खां किसका नाम था? ये किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का। जूना खां, इसका क्या हो गया? इसका हो गया रियल नेम। और एक बात की, यहाँ दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों? क्योंकि इतिहासकारों का ये मत है कि इसने बहुत से विषयों में इसे जानकारी प्राप्त थी, लेकिन फिर भी इतिहासकारों ने और इसकी जनता ने इसे पागल कहा। नहीं, लंपट मूर्ख था वो जहांदार शाह। हाँ, जो पढ़ेंगे हम मुगल काल में। ठीक है, चलो हम अब बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। देखो, इसकी कुछ ना नीतियां थी जो इसे पागल सिद्ध करती हैं। जैसे हम सारी इसकी जो नीति है, इसकी शासन व्यवस्था है, हम सबके बारे में जानेंगे। देखो, इसकी जो फर्स्ट इसका जो काम था, ये था राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? अभी इसकी राजधानी क्या है? अभी इसकी राजधानी है दिल्ली है। इसने क्या किया था? इसने अपनी राजधानी दिल्ली से उठाकर कहां पर स्थानांतरित करी थी? इसने करी थी देवगिरी में। देवगिरी दिल्ली के पास ही एक जगह है देवगिरी, मतलब जो पहाड़ी इलाका है, मतलब ऊंचा एरिया है पहाड़ों का, वहां पर इसने अपनी राजधानी ले गई थी। और देवगिरी का नाम ही क्या रखा था? इसने देवगिरी का नाम रखा था, चलो मैं आपको बता दूंगा एक बार। ठीक है, हाँ सॉरी, हाँ, जो देवगिरी का नाम था उसका नाम था दौलताबाद। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण और अपनी मनमानी करने के कारण इसे पागल कहा जाता था। देखो,
इसने दिल्ली से देवघर स्थानांतरित दिल्ली से देवघर ही अपनी राजधानी तो ले गया था, लेकिन 2 साल बाद इसने फिर से क्या किया, इसने अपनी राजधानी देवगिरी से दिल्ली फिर से स्थानांतरित कर दी थी। इससे क्या हुआ कि इससे जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो जनता थी वो पूरी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई कि इसे पागल तक कहने लगी, रक्त पिपासु तक कहने लग गई थी। कौन? दिल्ली की जनता। आपने नाम सुना होगा इब्न बतूता का, जो कहाँ का यात्री था? वह यात्री था मोरक्को का। इब्न बतूता ही इसके शासनकाल में आया था। देखो, एक यात्री था, उसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता नाम भी अच्छा, इब्न बतूता। और यहाँ कहाँ का यात्री था? यहाँ यात्री था मोरक्को का। और मोरक्को कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है अपना अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, आप याद रखिएगा। देखो, इब्न बतूता यात्री जो था, जो मोरक्को से आया था, ये कब आया था? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में 1333 एडी में आया था। ठीक है, तो इब्न बतूता का मत था कि मोहम्मद बिन तुगलक चाहता है कि वह अपनी जनता को परेशान करे। यहाँ इसका मत था कि ये मोहम्मद बिन तुगलक अपनी जनता को पनिश करना चाहता था, इसलिए उसने बार बार राजधानी परिवर्तन करवाई। तो हम पहले इब्न बतूता के भी बारे में आपको जान लीजिए, क्योंकि अक्सर इसके बारे में पूछता है। देखो, इब्न बतूता की बुक का क्या नाम था? इसकी बुक का नाम था रहला। और यह कहाँ से आया था? यह आया था मोरक्को से। ये अक्सर पूछता है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। इसकी जो बुक है ना, इसकी बुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? इसकी बुक से हमें मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एमबीडी लिख सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल की सारी जानकारी मिलती है। किसमें? रहला में। और बेसिकली जो था, इसे जो इसकी बुक है, इसमें इसकी डाक व्यवस्था के भी बारे में बताया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कैसी डाक व्यवस्था थी, गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी यहाँ पे, ये सारी जानकारी हमें कहाँ पर मिलेंगी? ये मिलेंगी रहला में। और किसकी बुक है? ये बुक है इब्न बतूता की। देखो, इसने एक और शनकी काम किया था, जो मैं आपको अभी बताता हूँ। लाइव चल रहा है ना? तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। और इसे पागलों की भी संज्ञा दी गई है। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को। देखो, हम इसका अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन स्टार्ट किया था। मैं आपको बताऊंगा कि सांकेतिक मुद्रा आखिर होती क्या है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने स्टार्ट किया था? वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, देखो, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कैसे किया था मैं आपको बता दूं। हमने अभी तक दिल्ली सल्तनत में क्या पढ़ा कि इस टाइम में चांदी के सिक्के चलते थे ना। तो इसने क्या किया था कि इसने चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्कों का यूज किया था। हाँ, इसने चमड़े के भी चलाए थे, लेकिन इसका जो मेन था, इसने क्या किया था कि तांबे का सिक्कों का प्रचलन स्टार्ट किया था। हाँ, तो तांबे का जो तांबे के सिक्के का प्रचलन जो स्टार्ट किया, इससे यह हुआ कि मार्केट में बहुत सारी फेक मुद्राएं आ गई। मतलब ऐसा था कि इसकी जनता खुद घर में ही तांबे के सिक्के बनाने लग गए। इससे क्या हुआ कि मार्केट में बहुत ज्यादा फेक मुद्राएं आ गई थी इसके शासनकाल में। और सेकेंड पॉइंट ये भी था कि व्यापारियों ने इस मुद्रा को लेने से बिल्कुल साफ मना कर दिया था। तो इससे क्या हुआ था कि इसके जो अधिकारी थे और इसकी जो मोहम्मद बिन तुगलक के जो राज व्यवस्थक जो थे, मतलब जो राज्य संभाल रहे थे, जो इसके टाइम में ऊंचे पदों पर थे, वो बिल्कुल इससे नाराज हो गए थे, क्योंकि इसके काम ही ऐसा था उल्टा सीधा कि
आज राजधानी यहाँ से वहां, फिर वहां से यहाँ, और कुछ उल्टे सीधे काम करना, इसलिए तो इसे पागलों की संज्ञा दी गई थी मोहम्मद बिन तुगलक को। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। हम इसके पॉइंट टू पॉइंट हम लोग लिखते हैं। इसके रीजन क्या थे कि इसका एक रीजन था कि मार्केट में फेक मुद्रा का प्रचलन बढ़ गया था। इससे क्या हुआ था कि मार्केट में फेक मुद्रा का प्रचलन बढ़ गया था, और क्या हुआ था कि व्यापारियों ने इसे लेने से मना कर दिया था। और एक क्या हुआ था, एक हुआ था कि जो इसके अधिकारी थे वो बिल्कुल नाराज हो गए थे। अधिकारियों से नाराजगी। बेसिकली इसके कुछ पॉइंट थे जो इससे मतलब कहा जाता है कि बिल्कुल इससे जनता नाखुश थी और नहीं चाहती थी कि ये राजा बने। अब हम बात करेंगे इसके कुछ आगे। देखो, क्या मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मंगोल का आक्रमण हुआ था? जी हाँ, एक आक्रमण हुआ था जो हम इसके बारे में जानेंगे। चलो नीचे लिख देता हूं इसके समय में एक मंगोल आक्रमण हुआ था, ये पूछ लिया जाता है। देखो हम जानते हैं कि जो एमबीटी था या फिर मोहम्मद बिन तुगलक था, वहां उतना युद्ध में विश्वास नहीं करता था, मतलब उतना ये शक्तिशाली नहीं था, मतलब युद्ध में ये बिल्कुल भी पारंगत बिल्कुल नहीं था। इसलिए इसने क्या किया था कि मंगोल से एक सेनापति आया युद्ध के लिए। उसका क्या नाम था? उसका नाम था तरकाशीन। और युद्ध किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक या एमबीटी के बीच में। लेकिन युद्ध नहीं हुआ था। जब ये आपस में आमने सामने आए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? इसे बहुत सारा धन दिया और इस धन से ये खुश होकर ये कहां चले गए? ये फिर से वापस मंगोल चले गया। तो पूछता है क्या मोहम्मद बिन तुगलक के समय मंगोल आक्रमण हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल हुआ था। वो कब हुआ था और वो किसने किया था? वो किया था तरकाशीन ने। ये बात आपने को याद रखनी है। और हम जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। देखो, हमने अभी तक पढ़ा कि जितने भी भारत में शासक है वह कौन थे? वह थे सारे के सारे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले, और ज्यादातर मुस्लिम शासक ही है। जो अपना मध्यकालीन इतिहास में ज्यादातर अपने को क्या मिले? मुस्लिम शासक ही मिले। सही आ रहा है ना? ठीक है। देखो, हमने स्लेव डायनेस्टी में पढ़ा था, गुलाम वंश में एक जो बलवान शासक था, उसके शासन काल में बहुत सारे हिंदू क्या थे? ऊंचे पद पर थे, मतलब ऊंचे पद पे उसकी सहायता करते थे और बहुत सारे सेना भी थे। लेकिन हम जो तुगलक वंश में पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हम क्या पढ़ रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी यहाँ पे हिंदुओं का बोलबाला था। इतिहासकारों का ये कहना है कि मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के सारे त्योहार मनाता था, उत्सव मनाता था, और इसके दरबार में कुछ 2 जैन साधु थे जो इसके दरबार में रहा करते थे। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में 2 जैन साधु रहा करते थे। बड़ी गर्मी है आज। उनके क्या नाम थे आपको पता है? क्या नाम थे उनके? उनके नाम थे, देखो,
एक का नाम था गुरु राजशेखर, गुरु राजशेखर, और एक का क्या नाम था? बताओ, कमेंट्स करो कि एक का क्या नाम था। इनका नाम था जैन प्रभु सूरी। अक्सर पूछता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन से दो जैन कवि रहा करते थे? कौन से? एक का नाम था गुरु राजशेखर और एक का क्या नाम था? गुरु प्रभु जैन सूरी। देखो, एक विद्वान थे जिनका नाम था एल्फिंस्टन। वो भी आए थे किसके शासनकाल में? वो आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मैं आपको बता दूं, पूछता है या आप बाकायदा लिखते रहा करिए। देखो, एमबीटी के समय में भी एक विद्वान थे जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन। इनकी एक बुक थी, उस बुक का क्या नाम था? उनकी बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पता है, ये एल्फिंस्टन ने अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एमबीटी को साफ साफ पागल कहा है। मतलब कि इसने मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी बुक में पागलों की संज्ञा दी थी। क्यों दी थी? हमने अभी तक जाना कि इसने कैसे कैसे काम किए थे और क्या क्या इसकी सनक भरी योजनाएं थी। इसकी बुक में इसे क्या कहा गया है? एमबीटी को या फिर मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहा गया है। ये जो मैं लिखता हूं ना एमबीटी, ये मोहम्मद बिन तुगलक, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी के समय में एक और थे जिनका नाम था क्या? एडवर्ड थॉमस। आप ध्यान रखिएगा, ये तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और विद्वान थे जिनका नाम था एडवर्ड थॉमस। ये पूछा जाता है कि प्रिंस ऑफ मनियर्स की जो संज्ञा किसे दी गई है? वो दी गई है मोहम्मद बिन तुगलक को। और वो किसने दी थी? वो दी थी किसने? एडवर्ड थॉमस ने। एडवर्ड थॉमस ने क्या लिखा था इसको, मोहम्मद बिन तुगलक को? इसे चलो मैं हिंदी में लिख देता हूं। इसे प्रिंस ऑफ मनियर्स, प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा किसे दी गई है? ये दी गई है मोहम्मद बिन तुगलक को। आप ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है क्योंकि हम जो भी जान रहे हैं, हम जो भी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल। और आप तो यकीन मानिए कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बस बाकायदा आप नोट्स बनाते रहिए और उसी नोट्स को आप रिवाइज करते रहिए और साथ में इसे शेयर भी करते रहिए। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दो वंश आए थे जिनका क्या नाम था? एक आया था विजयनगर साम्राज्य और एक आया था बहमनी साम्राज्य, जो इसी के शासनकाल में ही कुछ व्यक्तियों ने उसकी क्या करी थी? स्थापना करी थी। क्या हुआ था कि मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में दो राजवंश उभर कर आए थे। उनका क्या नाम था? उनका नाम था, एक राजवंश था जो आया था 1336 एडी में, वह था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? यह करी थी हरिहर तथा बुक्का ने। यहाँ दो व्यक्ति थे, आपको याद रखना है, हरिहर बुक्का। अक्सर पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? यह करी थी हरिहर और बुक्का ने। हम पढ़ेंगे ये सब, हम पढ़ेंगे। दिल्ली डायनेस्टी के बाद हम स्टार्ट करेंगे ये सारे राजवंश। और एक और राजवंश की स्थापना हुई थी जो हुई थी 1347 एडी में। उसका क्या नाम था?
उसका नाम था बहमनी वंश। संगम वंश के जो- नहीं, वो संगम वंश तो अलग हो गया। देखो वो कौन सा था, बहमनी वंश। इसकी स्थापना किसने करी थी, इसकी स्थापना करी थी बहमन शाह ने, बहमन शाह। और बहमन शाह का ही वास्तविक नाम था हसन गंगू। पूछता है कि बहमन वंश की स्थापना किसने करी थी, वह करी थी हसन गंगू ने। ठीक है। हाँ, हमने अभी तक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सारी जानकारी जान ली। आप बकायदा एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा कि वो हमने जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी वो सारी की सारी हमने जान ली। अब हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बारे में कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी, इसकी मृत्यु हुई थी 1351 एडी में। और वो कहां पर हुई थी, वो हुई थी एक जगह पड़ती है ठट्टा करके, जो दिल्ली के समीप है। एक जगह का नाम, उसका नाम क्या है, ठट्टा। और उसी जगह एमबीटी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी, यह हुई थी 1351 एडी में। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद एक इतिहासकार था, उसका क्या नाम था, बदायूनी। आपने एक लाइन सुनी होगी, अतः उससे लोगों को मुक्ति मिली और उसे लोगों से, है ना। एक लाइन लिखी थी बदायूं ने, को राजा से, राजा को लोग से। बदायूं ने एक लाइन लिखी थी, अतः उसे लोगों से मुक्ति मिली। एक मिनट, क्या लाइन थी, लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। ये अक्सर पूछा जाता है कि यह जो लाइन है किसकी, यह सेंटेंस किसने लिखा था, किस इतिहासकार ने लिखा था। वहां लिखा था बदायूं ने, और किसके खिलाफ, वहां एमबीटी के खिलाफ लिखा था। ठीक है। जो हमने जो सारी जानकारी है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, हम वो सारी जान ली। अब इसके बाद एक और शासक आएंगे, उसका क्या नाम है, उसका नाम आएगा फिरोज शाह तुगलक। चलो हम स्टार्ट करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। बड़ी गर्मी है आज यार, पढ़ाते रहो ना तो हालत खराब हो जाती है। चलो एक मिनट में पसीना पोंछ लूं, क्योंकि पढ़ाने से क्या है, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। सही दिख रहा है। करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक, इसका क्या टाइम पीरियड था, इसका टाइम पीरियड था 1391 से तो 1388 एडी। क्या था इसका टाइम पीरियड था। देखो, फिरोज शाह तुगलक का बेसिकली 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। एक कब हुआ था, जिस टाइम में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी, कहां पर, ठट्टा में। वहीं पे इसने एक बार राज्याभिषेक करवाया था। इसके बाद सेकंड कहां पर हुआ था, इसका सेकंड राज्याभिषेक हुआ था दिल्ली में हुआ था। चलो हम लोग अब देखते हैं, इसका फर्स्ट टाइम राज्याभिषेक हुआ था कहां पर, ठट्टा में, ठट्टा में। और सेकंड कहां पर हुआ था, सेकंड हुआ था इसका दिल्ली में, दिल्ली में। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन काल में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। अभी हमने क्या पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने किया था,
वो किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन जो नहरों का जो नेटवर्क जो फैलाया था वो सबसे ज्यादा फैलाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो पूछता है कि भारत में, आप पॉइंट से लिखिए कि भारत में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराने वाला शासक कौन था? यह था फिरोज शाह तुगलक। कराने वाला शासक था, कौन था? फिरोज शाह तुगलक। यह देखो, इसने नहरों के साथ साथ बहुत सारे नगर भी बसाए थे। यहाँ कहा जाता है कि इसने तकरीबन 300 नए नगरों की स्थापना करी थी। जैसे उनमें कुछ बड़े बड़े महानगर भी थे, जैसे कौन से हिसार हो गया, फतेहपुर हो गया, जौनपुर हो गया, फिरोजपुर, ऐसे कुछ महानगर थे और वहाँ फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। चलो ठीक है, हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं। अक्सर पूछता है कि वहाँ कौन से महानगर थे जो फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। देखो, एक महानगर का नाम है, उसका क्या नाम है? हिसार। और यह कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है हरियाणा में। एक और पड़ता है, उसका क्या नाम है? जौनपुर। एक और महानगर है, उसका क्या नाम है? उसका है फिरोजपुर। चौथा है फतेहपुर। एक और पड़ता है, उसका नाम है फिरोजाबाद। फिर फिरोजाबाद बेसिकली दिल्ली के पास पड़ता है, ये दिल्ली के पास। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि जो ये 5 प्रमुख नगर थे, इसकी स्थापना किसने करी थी? वो करी थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में क्या होता था कि जनता पर बहुत सारे टैक्स लगाए जाते थे, बहुत सारे। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि बहुत सारे टैक्स को हटा के इसने सिर्फ 4 प्रमुख टैक्स लगवाए थे। वहाँ कौन से थे 4 प्रमुख टैक्स? हम उसके बारे में जानते हैं। देखो, फिरोज शाह तुगलक ने 4 प्रमुख टैक्सों का निर्माण किया था। इसने 4 मेन टैक्स लगवाए थे। वहां कौन से थे पूछता है। देखो, पहला टैक्स था खुम्स। एक कौन सा है? एक है खराज। एक क्या होता है? एक है जजिया। वेरी इंपॉर्टेंट, जजिया। का सबसे पहले किसने? और एक है जकात। देखो, जजिया कर सबसे पहले लागू किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। वो मोहम्मद बिन कासिम बोलते हैं, लेकिन जब फर्स्ट टाइम जब बात आती है ना, तो वो आती फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहले जजिया कर जो लागू किया था फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया था। इसके बाद जो अकबर जो आएगा मुगल में, वो क्या करेगा? जजिया कर को समाप्त कर देगा। और उसके बाद जो औरंगजेब जो आएगा वो इसी कर को फिर से लागू कर देगा। ये ऐसा था। ठीक है, इसने बेसिकली 4 कर लगाए थे। हम पढ़ेंगे इनको कि आखिर ये 4 कर कौन कौन से थे और कहां कहां ये लगाए जाते थे। हम बात करते हैं खुम्स की। खुम्स, ये खुम्स कर कहां पर लगाया जाता था मालूम है आप लोगों को और आप लोगों को? देखो, जब भी 2 पक्षों के बीच युद्ध होता था ना, तो उससे क्या होता था कि अपने को बहुत सारा धन मिलता था और जो राज्य हारता था उससे उसकी जितनी भी सारी संपत्ति है और धन है उसे लूट कर लाया जाता था। देखो, यहाँ युद्ध में
लूटे हुए माल पर लगाया जाता था, माल पर लगाया जाता था। देखो कैसे, युद्ध में हमने जितना भी माल लूटे उसका 80% कौन रखता था? उसका 80% रखता था राजा, और जो 20% जो बच जाए ना, वो कहा, वो इनकी सेनाओं में बांट दिया जाता था। मतलब टोटल धन के 5 हिस्से बनाकर 4 हिस्से खुद राजा रखता था और 1 हिस्सा वो अपनी सेना में बांट देता था। यह कौन था? यह था खुम्सकर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और टैक्स है, उसका क्या नाम है? उसका है जजिया के बारे में। अब हम बात करेंगे खुम्स के बाद किसकी? जजिया की। जजिया की, जजिया किस पे लगता था? मुसलमानों पे या गैर मुसलमानों पे? यहाँ जो जजिया कर था, यहाँ गैर मुसलमानों पर लगता था। ये पूछता है किस पे लगता था? गैर मुसलमानों पे। गैर मुसलमानों पर लगता था। गैर मुसलमानों या फिर ब्राह्मणों पे बोल सकते हैं, या फिर हिंदुओं पे। जो भी गैर मुसलमान है, हिंदू या फिर ब्राह्मण, जो भी धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते थे, उसे पे ही जजिया कर लगाया जाता था। आप मुझे ये बात बता सकते हैं कि जजिया कर, या फिर देखो जनता में क्या रहते हैं लोग, अमीर भी रहते हैं और गरीब भी रहते हैं। तो ऐसा नहीं था कि मतलब कि सब पे समान ही लगाए टैक्स, नहीं होता था। उनकी औकात के हिसाब से ही इन पर टैक्स लगाया जाता था। देखो जो भी उच्च वर्ग के रहे ना, जो भी उच्च वर्ग का पर्सन होता था, उस पे 24 दिरहम का टैक्स लगाया जाता था। कितना? 24 दिरहम का टैक्स लगाया जाता था। और जो मध्यम वर्ग के जो इंसान थे, मध्यम वर्ग के, इसमें आप ना 48 कर लीजिए, जो है उच्च वर्ग, उसमें 48 दिरहम का टैक्स लगाया जाता था। और मध्यम वर्ग में 24 दिरहम का लगाया जाता था। और जो निम्न वर्ग का इंसान रहे, उस पे कितना लगाया जाता था? उस पे लगाया जाता था 12 दिरहम का। ठीक है, आप जानते हैं कि दिरहम को रुपये में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? मैं बताता हूं आपको, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज हम ले लेते हैं। देखो जो 4 दिरहम का ना 1 रुपए होता है, तो आप जान सकते हो कि पहले कितना टैक्स लगता था। ठीक है, ये अपना एक अलग है, अलग फैक्ट है ये। ठीक है, अब हमने कौन कौन से 2 कर पढ़ लिए? हमने पढ़ लिए खुम्स और एक जजिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अब जकात। एक और टैक्स है, वह कौन सा है? जकात। यह किस पर लगाया जाता था? अभी हमने पढ़ा जजिया, जो है गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। लेकिन ये जो जकात है ना, यह मुसलमानों पर लगाया जाता था। यह मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था। कौन था? जकात। एग्जाम में पूछता है कि जकात क्या है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें क्या दे देगा कि मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर, या फिर गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर, या फिर युद्ध में लूटे गए माल पर लगाया जाने वाला कर। इस टाइप से पूछता है। तो आप याद रखिएगा कि जजिया कौन सा कर होता है, जकात क्या होता है, खुम्स क्या होता है और खराज क्या होता है। अब हम बात करेंगे खराज के बारे में। ठीक है, हम किसके बारे में जानेंगे? हम जानेंगे खराज के बारे में। आप मजा लेते हुए पढ़िए, तो क्या है, जल्दी समझ में आता है।
हम बात करें किसके बारे में, खराज के बारे में। खराज कौन सा कर है, देखो यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है। खराज क्या है, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है, मतलब कि यह हिंदुओं से लिया जाता था। इसी में एक आता है उस्र करके, मैं आपको बता दूं, एक इसी में आता है उस्र कर, और जो ये उस्र कर है ना, यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। ये खराज में ही आ जाता है उस्र, आप ध्यान रखिएगा, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। और यहाँ टोटल इसके मतलब मुसलमानों की जितनी भी भूमि रहे उसका 2.5% पर यहाँ लगाया जाता था, मतलब कितना, यहाँ 2.5% लगाया जाता था मुसलमानों पर। ठीक है, देखो हम बात कर रहे हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इतिहासकारों का यह मत है कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या बहुत ज्यादा थी, मतलब कि इसके शासनकाल में बहुत ज्यादा गुलाम रहा करते थे। और यह कहा जाता है कि कम से कम इसके शासनकाल में कितने गुलाम रहा करते थे, 1,80,000 गुलाम रहा करते थे, मतलब इतने ज्यादा गुलाम थे इसके शासनकाल में। देखो जब इतने गुलाम रहेंगे तो इनके लिए कुछ डिपार्टमेंट भी रहेंगे, इनके लिए कुछ विभाग भी रहेंगे। देखो बेसिकली हमें कुछ इम्पोर्टेंट विभाग है, हम उनके बारे में जान लेते हैं। देखो एक विभाग था इसका दीवान ए बदंगान। दीवाने बदंगान यहाँ किस लिए था, यहाँ विभाग था दासों का। किसका था, दासों का। और यहाँ किसने स्टार्ट किया था, यह किया था फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बदंगान की स्थापना करी थी। ठीक है, इसका एक और विभाग था, उसका क्या नाम है, उसका नाम है दीवान ए खैरात। यह जो है यह दान देने वाला विभाग था, मतलब जो भी दान लेने देने की बात हो वह इस विभाग से होती थी, दान देने वाला। इसने एक और विभाग की स्थापना करी थी, उसका क्या नाम था, उसका नाम था दीवाने इम्तिहाक। और यहाँ कौन सा विभाग था, यहाँ था पेंशन विभाग। यहाँ पर जितने भी पेंशनों का काम है इस डिपार्टमेंट में होता था। ठीक है, हमने इसके विभागों के बारे में सारी जानकारी देख ली। ठीक है, बकायदा आप लिखते भी रहिए, हम बिल्कुल पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, हम कुछ भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, एक भी पॉइंट हम एग्जाम से बाहर नहीं जाने देंगे, बस आपको पढ़ना है अच्छे से। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था। बना दिया था या फिर हम बोल सकते हैं क्या किया था, इसने परमानेंट कर दिया था। जो सैनिक जो रहेगा हमेशा के लिए परमानेंट रहेगा, मतलब एक टाइप से आपकी गवर्नमेंट जॉब हो गई कि यहाँ क्यों इस टाइम में जो सैनिक थे क्या थे, वहाँ गवर्नमेंट जॉब में थे, मतलब परमानेंट थे। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा था खिलजी डायनेस्टी में कि जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने क्या किया था
कि सेना को नगद वेतन देता था, मतलब सेना को कैश पेमेंट करता था। ये कौन करता था? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि इसने सेना को कैश पेमेंट देने क्या किया इसने कि सेना को कैश पेमेंट देना बिल्कुल बंद कर दिया। इसने फिर कैश पेमेंट की जगह क्या दिया? नगद वेतन की जगह क्या दिया? इसने दी सेना को क्या? सैनिकों को जागीरें प्रदान करी, जागीरें प्रदान करी या फिर भूमि प्रदान करी। तो फिरोज शाह तुगलक ने जब सैनिकों को जागीरें प्रदान करी, भूमि प्रदान करी, तो इससे क्या हुआ कि जितने भी सैनिक थे ना, उनका ध्यान हटके किधर गया? जागीर की तरफ गया, मतलब भूमि की तरफ गया। और यही इसका मेन कारण था कि फिरोज शाह तुगलक के समय सैन्य व्यवस्था क्या हो गई? सैन्य व्यवस्था कमजोर हो गई थी। किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। तो हमने ये भी सारी बातें जान ली। अक्सर पूछता है ये छोटी छोटी चीजें कि इसने क्या क्या काम करे थे। हम अब बात करते हैं कि इसने कौन कौन सी चीजों, मतलब इसने क्या क्या निर्माण करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। कौन कौन से मकबरे बनवाए और कौन कौन से फोर्ट बनवाया, अब ये सारे जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, पानी देंगे। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। फिरोज शाह के शासन काल में एक मकबरे का निर्माण हुआ था। उसका क्या नाम था? फिरोज शाही तेलंगाना मकबरा। इसके शासनकाल में इस मकबरे का निर्माण हुआ था। किसका? फिरोज शाही तेलंगाना मकबरे का। पता इसका आकार क्या था? यह भारत का पहला मकबरा था जिसका निर्माण क्या हुआ था? जिसका निर्माण हुआ था ऑक्टागोनल शेप में। यह कैसा मकबरा था? यह ऑक्टागोनल शेप का मकबरा था। इसका आकार कैसा था? ऑक्टागोनल था। और यह ऑक्टागोनल आकार का भारत का पहला मकबरा था। भारत का पहला मकबरा। हिंदी में बोलते हैं ऑक्टोगोनल को अष्टाकार। आप अष्टाकार कह सकते हैं, थोड़ा सा हिंदी में टफ लगता है इसलिए आप ऑक्टागोनल या फिर ऑक्टसी क्या लिखता है, अष्ट आपको समझ में आ जाएगा। अष्ट बोल सकते हैं, मतलब ऑक्टागोनल ऐसा इस टाइप से, ये इस टाइप से बनता है ऑक्टागोनल। ठीक है, देखो इसने और फिरोज शाह तुगलक ने एक और कार्य किया था। इसने क्या किया था? इसने फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह कोटला दुर्ग कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है दिल्ली में। दिल्ली में आपने सुना होगा फिरोज शाह कोटला मैदान। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम क्या हो गया? उसका नाम उसका चेंज हो चुका है। जो अपने क्या थे, एक सेंट्रल मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी के नाम पर अब इसका नाम रख दिया गया फिरोज शाह कोटला मैदान। क्रिकेट स्टेडियम है कहाँ पर? दिल्ली में। ये पूछ लेता है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ पर है? दिल्ली में है। चल ठीक है, चलिए देखो, इसने एक और दुर्ग का निर्माण किया था। इसने एक खिड़की मस्जिद का भी निर्माण किया था। किसने किया था? खिड़की मस्जिद किसने बनवाई थी? यहाँ बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। और ये कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है दिल्ली में भी। आप यार ध्यान रखा करो कि कौन सा मकबरा, कौन सा फोर्ट, कौन सी मस्जिद कहाँ पर पड़ती है, ये पूछता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के, कम से कम 100 से 150 ऐसे मस्जिदें, फोर्ट है
जो मैं आपको बिल्कुल रटवा दूंगा कि कौन सी कहां पर पड़ती है, ये हम सब पढ़ेंगे। और फिरोज शाह तुगलक की एक आत्मकथा है, देखो फिरोज शाह तुगलक की एक आत्मकथा है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही। फिरोज शाही, ये पीसीएस का क्वेश्चन है कि फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? यह है किसकी? फिरोज शाह तुगलक की। और हाँ, फिरोज शाह तुगलक ने एक सिक्के चलवाए थे। देखो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, चांदी प्लस तांबा, सिल्वर और क्या कॉपर, सिल्वर और कॉपर को मिला के इन्होंने एक क्या किया था, एक सिक्के चलवाए थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें कहा जाता था अद्धा तथा और या फिर और विक। पूछता है कि अद्धा और विक किसके शासनकाल के दौरान किसके शासनकाल के दौरान चलाए गए थे? किसके शासनकाल के दौरान? यह चलाए गए थे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान। ठीक है, और इसकी मृत्यु देखो, हमने अब सब कुछ तो पढ़ लिया है, जो जो इम्पोर्टेंट इसके काम थे, इसने क्या क्या चीज करी थी। अब हम बात करते हैं इसकी मृत्यु की। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी 1388 एडी में। क्या हो गई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद एक और शासक आएगा, उसका क्या नाम है? उसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। आप नासिरुद्दीन नाम से बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमने इससे पहले भी जितने भी वंश पढ़े उसमें नासिरुद्दीन नाम बहुत आए, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद कौन आया था? इसके बाद आया था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। और यह कौन था? यह अंतिम शासक था। यह अंतिम शासक था, मतलब इसका टाइम पीरियड 1388 से तो 1414 तक इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, इसकी कुछ खास बात तो है नहीं है, लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि इसी के शासनकाल में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। इसी के शासनकाल में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। तैमूर लंग बहुत ही फेमस योद्धा है तैमूर लंग। और यहाँ इसने आक्रमण कब किया था? इसने आक्रमण किया था 1398 एडी में। इसने आक्रमण करने के बाद यह अपने देश वापस चले गया था। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा? तुगलक वंश। तुगलक वंश के बारे में जो जो जानकारी है हमने वो सारी जान ली। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम अब इसके बाद हमारा बच गया क्या? सैयद वंश और लोधी वंश। खैर सैयद वंश थोड़ा सा छोटा है, हम और लोधी वंश में हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है। खैर उसमें है अच्छा खासा वेटेज है उसमें भी। तो हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, जय हिंद। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।